हेलो बच्चों, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 11 से। ग्रेविटेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर है 11। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कैपिटल ई ऑफ द अर्थ विथ डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। तो सबसे पहली बात कि अर्थ एक सॉलिड स्फीयर जैसा है। ओके, सॉलिड है पहली बात। इसकी रेडियस हो गई और यहाँ पे फील्ड जो है, अगर इन साइड की बात करें, सरफेस की बात करें या सरफेस से बाहर की बात करते हैं, तो जो इसका फील्ड होगा ई इन, वो ई इन होगा माइनस जी कैपिटल एम और डिवाइडेड बटे आर क्यू इंटू स्मॉल आर। ऐसा होता है, यानी अंदर में जो फील्ड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर होती है। तो एट सेंटर अगर कोई बात करता है कि सेंटर पर कितनी होगी, तो आप क्या करेंगे, एट सेंटर तो आर इक्वल टू 0 करेंगे, तो ई जो सेंटर मिलेगा वो 0 मिलेगा, है ना। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कैपिटल ई एट सेंटर 0 और सतह पर क्या मिलेगा, सतह पर मिलेगा माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। आउटसाइड में क्या मिलेगा, माइनस जी कैपिटल एम डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर। इन्फिनिटी पे क्या मिलेगा, 0। ये कब हुआ, आर ग्रेटर देन आर। ये कब हुआ, आर बराबर आर। ये कब हुआ, आर इजिकल टू 0। ये कब हुआ, आर लेस देन आर, है कि नहीं। तो इसका अगर आप ग्राफ पढ़ें, इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करते हैं, या इधर क्या है, आर है मीटर में, यहाँ पर 0, तो 0 से स्टार्ट होगा। अंदर में कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ना होगा, तो अंदर में हो गया स्ट्रेट लाइन। और ये कहाँ तक, यहाँ तक। ये रेडियस क्या है, आर बराबर आर, सतह है। ये है आर लेस देन आर, ये है आर ग्रेटर देन आर। और उसके बाद क्या होगा, ऐसे घटेगा पैराबोलिक और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलेंगे ई ऑन, इसको बोलेंगे ई इन, और डायरेक्शन क्या है आर। इसको बोलेंगे ई आउट, 1 बटे क्या होगा, आर का स्क्वायर बाहर में। ओके, इस तरह से होगा। तो ग्राफ ए ऑप्शन करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 12। ग्राफिकल क्वेश्चन था, बिल्कुल ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉलिड स्फीयर हो चाहे अर्थ हो, इन सभी का ग्राफ इसी तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स represents variation of gravitational field on a particle with distance r due to thin spherical shell of radius r। ये थिन स्फेरिकल सेल है, ये अंदर में क्या है, मास नहीं है। ओके, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। आपको फील्ड की बात करना है, एक यहाँ पे, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, है ना। यहाँ पर कोई पॉइंट है, उसी जगह पर आपको फील्ड की बात करना है। इसका टोटल मास कैपिटल एम लिखते हैं। तो जो ई आउट होगा, ई आउट वो हो जाएगा आपको, ई आउट में हम लोग क्या लिखते हैं, जी एम बटे आर स्क्वायर लिखते हैं ना, जी एम बटे आर स्क्वायर, आर ग्रेटर देन आर। ये आर है, ये वाला डिस्टेंस। ई जो ऑन होगा सतह पर, वो क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बटे आर का स्क्वायर होगा, या जी एम बटे कैपिटल आर का स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, आर बराबर आर पे। ये जो इन होगा अंदर में, वो क्या हो गया, 0। तो इसकी अगर आप ग्राफ ड्रॉ करें, तो इधर लिख लीजिएगा ई और इधर लिखिएगा आर मीटर में। ओके, इधर ई है, इधर आर है मीटर में। तो इसका क्या होगा, सेंटर पर 0 है, और कहाँ तक 0 है, देखिए ई इन ई सेंटर दोनों 0 है। इन का मतलब है यहाँ पर कि आर लेस देन कैपिटल आर,
सतह तक, मतलब कि यहाँ सब जीरो वैल्यू है ना सब टोटली। तो ये सतह सेंटर से स्टार्ट हुआ और कहाँ पहुँच गया, सतह तक, और यहाँ एक बार डॉट डॉट उसके बाद ऐसे, है ना। तो ये हो गया r ग्रेटर देन r, ये हो गया r लेस देन r, ये हो गया इतना, और ये हो गया e ऑन, सतह की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो करेक्ट जो ऑप्शन है वो है क्या, बी है। कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 करे कि टू spheres of masses small m capital M are situated in air and gravitational force between them is F. Full stop. The space around the masses is now filled with the liquid of specific gravity. 3. Gravitational force will be, कह रहे हैं यहाँ पर एक मास है और एक मास यहाँ पे है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, मान लेते हैं d है, तो इसके बीच एक फोर्स लग रहा है और वो क्या है, जी एम कैपिटल एम डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर। अब कह रहे हैं कि नाउ, अब क्या कर रहे हैं कि इसी मास को, है ना, यहाँ पर ये कैपिटल एम, ये स्मॉल एम, और इसके बीच का डिस्टेंस कितनी है, डी, और इसको क्या कर दिए, पूरा इस तरह से लिक्विड से ऐसे फिल कर दिए। ये हो गया आपको लिक्विड, और इस लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। नाउ एफ डैश जो होगा, एफ डैश वो हो गया जी स्मॉल एम कैपिटल एम डिवाइडेड बटे डी स्क्वायर, मतलब कि एफ डैश इजकल टू क्या हो गया, एफ हो गया। ये जो है एफ डैश इजकल टू दिस, यानी एफ हो गया। डज नॉट चेंज ऑन मीडियम, चेंज ऑन मीडियम, मीडियम से यहाँ पे फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मीडियम की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स इफेक्टिव नहीं होता। क्लियर है? मतलब कि अगर मीडियम को अगर चेंज कर देते हैं तो फोर्स में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और डिस्टेंस में कोई चेंज है ही नहीं। और जो कैपिटल जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। कैपिटल जो जी है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसीलिए उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर, ग्रेविटेशनल फोर्स में, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो किन चीज़ों के लिए ज़रूरत पड़ती है। कन्वेक्शन, कन्वेक्शन में होता क्या है कि जो लिक्विड है, लिक्विड वही क्या करती है, स्पेस में जाती है और फिर वहीं रेनफॉल हो जाती है, और फिर जैसे मान लीजिए पॉन्ड है, सपोज दैट एक पॉन्ड है, इसमें वाटर है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही ये कहाँ जाता है, स्काई में चला जाता है। वाटर ड्रॉप्स इस तरह से, वाटर ड्रॉप्स, और फिर क्या करता है, ये रेन के रूप में फॉल कर देता है, रेनफॉल होने लगता है। तो ड्यू टू कन्वेक्शन, ये सारी कन्वेक्शन की प्रक्रिया है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे कि एक बॉडी है ऑफ वेट 72 न्यूटन्स मूव्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ एट अ हाइट ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, देन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड ऑन द अर्थ विल बी। कह रहे ये अर्थ है, इसकी अपनी रेडियस r है, क्लियर है, इसका मास m है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो वेट फोर्स लग रहा है किसी मासिव बॉडी की वजह से, मान लीजिए कि m मास का कोई बॉडी है तो उसका अपना वेट लग रहा है, ठीक है। अब ये कितना लग रहा है, ये लग रहा है 72 न्यूटन। अब इसी बॉडी को आप लेके चले गए कहाँ, यहाँ, और कितना हाइट लेकर चले गए, r/2,
r/2 ऊपर लेके चले गए तो बताना है कि यहाँ पे जो वेट लग रहा है उसका नाम है WG'। तो इस WG' का वैल्यूज कितनी होगी, WG' की वैल्यूज कितनी होगी, तो क्या लिखेंगे WG' इज इक्वल टू M और G'। तो आपको G' निकाल देना है, तो G' इज इक्वल टू जो होगा वो G होगा 1 प्लस R डिवाइडेड बटे H/R, इसका क्या होगा स्क्वायर, इस तरह से होता है ना। ऐसे वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो G' इज इक्वल टू G लिखेंगे 1 प्लस R बाई कितना 2 लिखेंगे इंटू R, इसका क्या लिखेंगे स्क्वायर लिखेंगे, ये कट जाएगा। तो आप कट जाएगा तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको मिलेगा G' इज इक्वल टू G और यहाँ पर मिलेगा ये हो जाएगा आपको 3 डिवाइडेड बटे 2, 3 डिवाइडेड बटे 2 इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या हो गया G इंटू 4 डिवाइडेड बटे 9, तो यहाँ पर G' इज इक्वल टू हो गया WG' इज इक्वल टू M और G', तो यहाँ पर क्या हो गया M और G' यानी 4G डिवाइडेड बटे 9, तो यहाँ पर हो गया MG इंटू 4/9। MG का वैल्यू कितना है, MG का वैल्यू है 72 डिवाइडेड बटे 4 डिवाइडेड बटे 9, ठीक है। तो ये हो जाए, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 से कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो गया 32 न्यूटन, इतना आंसर। वेट फोर्स घट जाएगा ड्यू टू रीजन जी का वैल्यू घटेगा, ऊपर जाएंगे तो जी का वैल्यू क्या होगा घटेगा, इसीलिए आपको वेट फोर्स घट जाएगा। समझ में आया, अच्छा क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एकदम फार्मूला पुटिंग क्वेश्चन होता है। ग्रेविटेशन से अगर क्वेश्चन को आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा उसके कंसेप्ट जानिए और फार्मूला याद कीजिए, क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं है इसका। क्वेश्चन नंबर 16, 2 particles of equal mass m go around a circle of radius R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, आपको बताना है कि पार्टिकल का स्पीड। काफ़ी आसान है। इस तरह से सर्कुलर पाथ में 2 पार्टिकल है, दोनों का मास क्या है इक्वल है, इस तरह से, और इसका रेडियस कितनी है R है। तो यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा D इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी 2R हो जाएगी, और इसके बीच कितना क्या लगेगा अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, और ये फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या कर देगा बैलेंस कर देगा। तो इसकी वेलोसिटी इधर v है, इसकी किधर होगी इधर v हो जाएगी, और इस तरह से इस सर्कुलर पाथ में घूमेगा। कोई डाउट, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि नाउ सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस किया है, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस बाय ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर सर्कुलर पाथ के लिए ये कंडीशन अप्लाई होगा। सर्कुलर पाथ, यहाँ पर क्या लिखेंगे FC इज इक्वल टू FG, यहाँ पर लिखेंगे क्या MV का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R, रेडियस हो गया। यहाँ पर लिखेंगे G कैपिटल स्मॉल m, मतलब कि स्मॉल m दोनों सेम मास है, कैपिटल G है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, और इसको बोलेंगे डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2R इसका स्क्वायर। एक M से एक M कट रहा है और एक R से भी एक R कट जाएगा, तो V स्क्वायर बटे कितना होगा R, G होगा स्मॉल r डिवाइडेड बटे कितना होगा 4R का स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा V का स्क्वायर इज इक्वल टू GM डिवाइडेड बटे कितना हो जाएगा 4R होगा। ओके, 4R होगा। अब यहाँ पर क्या होगा V इज इक्वल टू अंडर रूट GM डिवाइडेड बटे
4r। तो v इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर gm डिवाइडेड बटे कितना r, और यही आंसर होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं ना। कह रहा है कि द अर्थ, उसका मास दिया हुआ है, रिवॉल्व्स अराउंड द सन विथ द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये भी दिया हुआ है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, ये भी दिया हुआ है। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द सन ऑन द अर्थ इन न्यूटन। सबसे पहले मास ऑफ अर्थ यही रोटेट कर रहा है, ये दिया हुआ है, और रेडियस आपको दिया हुआ, मैंने डिस्टेंस दिया हुआ है, और ओमेगा दिया हुआ है। तो यहाँ पर दिया हुआ 6 × 10⁻24 kg। रेडियस जो दिया हुआ है वो है आपको 1.5, रेडियस नहीं डिस्टेंस कर सकते हैं, इंटू 10⁸ किलोमीटर, है ना बच्चों। तो इसको आप लिख सकते हैं क्या, 1.5 × 11 मीटर, मीटर में कर दिया मैंने कन्वर्ट, ओके। और ओमेगा आपको दिया हुआ है 2 × 10⁻⁻7 रेडियन पर सेकेंड, ये दिया हुआ। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या कि जैसे ये हो गया सन, हो गया सन, और यहाँ पर m मास का ब्लॉक हो गया, m, ये हो गया आपका, जिसको r बोलते हैं, एक्चुअली डिस्टेंस है। तो मास ऑफ अर्थ घूमेगा, ये तो घूमेगा नहीं, तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ ओमेगा का स्क्वायर इंटू r, m ओमेगा स्क्वायर। तो m 6 इंटू कितना है 10⁻24, और ओमेगा कितना है, ये हो जाएगा 4 × 10⁻−14, और ये हो जाएगा 1.5 × 10⁻11। सही है, इतना हो गया 11। तो यहाँ से इसको कैंसिल अगर हम करते हैं यहाँ से, तो फिर भी कितना बच जाएगा, -3 बच जाएगा, बचेगा कि नहीं, -3 बचेगा। तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, ये हो गया 15 × 60, 6 हो जाएगा, यानी 6 × 6 × 10⁻21, तो ये आएगा 36 × 10⁻21 न्यूटन, या ऐसा कर सकते हैं 3.6 × 10⁻22 न्यूटन। ये आंसर, चाहे इसको आंसर, जिसको आंसर मानना है मानिए आप। तो आपका आंसर है 36 × 10⁻21, तो यही आंसर होगा, है कि नहीं, ये वाला आंसर हो जाएगा। चीज़ को लिखिए चाहे वो लिखिए, एक ही बात है। तो क्वेश्चन नंबर हो गया 17। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इस क्वेश्चन नंबर 18 समझने वाला क्वेश्चन है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18, if the gravitational force between two objects were proportional to 1/r and not as 1/r square, where r is the distance between them, then particles in a circular path under the action of the force, तो what will be their speed। तो कह रहे कि इसका स्पीड क्या होगा। देखिए क्या कह रहे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मान लीजिए कि यहाँ पर एक बड़ा सा मास है, बड़ा मास है, और इसके चारों तरफ r रेडियस से एक छोटा मास जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, इसे छोटा मास है, ये हो गया v, ये हो गया v हो गया। तो अब कह रहा है कि अब क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो F इजिकल टू कितना है, G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे r, ये है। क्योंकि F जो ग्रेविटेशनल है
वो क्या हो रहा है, 1/r है, 1/r² नहीं है, ये कह रहा है क्वेश्चन में। नाउ फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन के लिए अब क्या करना होगा कि जो एफ जो सी है वो हो जाएगी क्या, mv² डिवाइडेड बटे r। तो इसको मान लेते हैं सेकेंड और इसको मान लेते हैं फर्स्ट। अब दोनों होगा बराबर, यानी एफ सी इजिकल टू एफ जी होगा। तो mv² डिवाइडेड बटे कितना, r इजिकल टू कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बटे r। तो यार सर कैंसिल, m से m कैंसिल, तो v² इजिकल टू जो होगा वो gm होगा। तो v जो हो गया वो रूट अंडर कितना हुआ, gm, यानी v जो है वो क्या है, r का, मतलब कि r पे डिपेंड नहीं कर रहा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ r है ना। तो स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल, स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स, particle does not depends on radius, does not depends on radius, मान रेडियस पर डिपेंड नहीं करता। स्पीड ऑफ मूविंग पार्टिकल डज नॉट डिपेंड्स ऑन रेडियस। क्वेश्चन नंबर 19 काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। If the mass of the sun were 10 times smaller and the universal gravitational constant were 10 times larger in magnitude, which of the following is not correct? कह रहा है कौन जो है वो करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे G आप लिखते हैं तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैपिटल GM डिवाइडेड बटे r², ऐसे लिखते हैं, है ना, गुड आउट, ऐसा आप लिखते हैं। अब कह रहा है कि जो G डैश है वो 10 हो गया, 10G कैपिटल M डिवाइडेड बटे, इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर देन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट वेयर 10 टाइम्स लार्गर इन मैग्नीट्यूड। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि जो मास है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है 10 टाइम्स है, और यहाँ पर क्या हो गया, ये भी 10 टाइम्स स्मॉलर हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, r का स्क्वायर। If the mass of the sun were 10 times smaller than universal gravitation constant were 10 times larger in magnitude, मास में were the following correct। तो पहली बात कि मास तो हम लोग सन का लेते नहीं हैं, हम लोग तो मास अर्थ का ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जो कैपिटल G है वो 10 टाइम्स हो गया r², यानी कहने का मतलब है कि G डैश जो है वो बड़ा हो जाएगा। G डैश यानी G का वैल्यू घट जाएगी, सॉरी बढ़ जाएगी। ये जो है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको कह रहा है कि इंक्रीमेंट कर जाएगा। तो जब ये इंक्रीमेंट कर जाएगा, है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 10 टाइम्स, ऐसे लिख सकते हैं 10 टाइम्स GM बटे r² क्या लिख सकते हैं G, यानी G जो है इंक्रीमेंट करता है। तो G इंक्रीमेंट करेगा तो क्या क्या हो सकता है, देखिए ऑप्शन के हिसाब से पढ़िए। पहला करें कि रेनडॉल्फ्स विल फॉल फास्टर, बिल्कुल G का वैल्यू जब बढ़ जाएगा तो रेन जो होगा वो क्या होगा, रेन फास्ट हो जाएगा, क्योंकि अट्रैक्ट उसको ज़्यादा मिलेगा, अट्रैक्शन वेट फोर्स ज़्यादा मिलेगा, ये सही है। बी में कह रहा है कि वॉकिंग ऑन द ग्राउंड विल बी डिफिकल्ट, बिल्कुल जो आप ग्राउंड पर जब चलिएगा तो डिफिकल्टी होगी, G का वैल्यू बढ़ जाएगा तो वेट फोर्स बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड बी डिक्रीज, बिल्कुल ये भी सही है, मतलब कि T इजिकल टू 2π√L बटे G। तो G बढ़ेगा तो टाइम पीरियड क्या करेगा, घटेगा, ये सही बोला है इसने। डी में क्या कह रहा है, डी में कि G ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, कह रहा है कि चेंज ही नहीं करेगा। तो सवाल में ये पूछा है, सवाल में आपको क्या पूछा है कि कौन गलत है ये बताना है। तो G कह रहा है कि चेंज नहीं करेगा, तो आंसर कौन हो गया, यही हो गया, यही आंसर हो गया डी।
मतलब कि आपको गलत सिलेक्ट करना था, सही वाला सिलेक्ट नहीं करना था। तो 3 सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है और चौथा गलत है, तो गलत ही आपको आंसर लगाना था। आंसर कौन हो गया? डी हो गया। कोई डाउट? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके। क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। A spherical planet has mass mp and diameter dp. A particle of mass small m falling freely near the surface of this planet will experiences an acceleration due to gravity h. मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगी? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर कैलकुलेट करना है तो क्या कर दीजिए, आप ये भी कर दीजिए और पार्टिकल का मास रख दीजिए यहाँ पर, ये भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है डायमीटर, दिया हुआ है डीपी, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × r हो जाएगा। सबसे पहली बात, या उससे वो कोई मतलब नहीं है, इसका हटाइए। स्फेरिकल प्लानेट है, द मास mp एंड डायमीटर कितना है? dp है। द पार्टिकल ऑफ मास m फॉलिंग नियर द सरफेस। अच्छा ठीक है, यहाँ पर क्या है? dp, तो dp इक्वल टू क्या लिख देंगे? 2r लिख देंगे। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dp डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, होगा। तो सबसे पहले बात आप फोर्स निकाल लो भाई। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? G लिखेंगे, मास ऑफ प्लानेट इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? r का स्क्वायर। डिस्टेंस, जैसे ये हो गया प्लानेट, कोई प्लानेट उसका मास mp है और सेंटर से ये r डिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर क्या है? पॉइंट मास एक है। ओके, तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? G कैपिटल M P स्मॉल m डिवाइडेड बटे dp, इसका क्या लिखेंगे? स्क्वायर डिवाइडेड बटे 4। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? F इज इक्वल टू G MP इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बटे dp, इसका स्क्वायर इंटू 4, ये हो गया। तो G इज इक्वल टू जो होगा, G इज इक्वल टू ये हो गया कैपिटल G MP इंटू m इंटू 4 और डिवाइडेड बटे dp, इसका स्क्वायर और डिवाइडेड बटे फिर क्या हो जाएगा? स्मॉल m। यहाँ पर स्मॉल m है तो स्मॉल m है, इससे मैंने इसको पुट कर दिया। तो यहाँ पर G इज इक्वल टू लिखेंगे G MP इंटू 4 डिवाइडेड बटे d p, इसका क्या हो गया? स्क्वायर हो गया। देख रहे, ये आंसर हो गया। कोई डाउट नहीं? तो आज हम लोगों ने सोल्व किया है 20 तक, है ना? क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्व किया है। अब हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे 21 से नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।